तो लेट मी स्टार्ट विद ऑड इवन फंक्शन। जैसा मैंने पिछले ऑड इवन फंक्शन में अभी तक बताया था आप लोगों को कि ऑड इवन के अंदर अगर एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स होता है तो इवन फंक्शन कहलाता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है तो ऑड फंक्शन कहलाता है। अब अगर हम देखें, तुमने बात की थी कि भाई वर्किंग रूल है, आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, अगर सब्ट्रैक्ट करके जीरो आता है तो इवन है, और अगर ऐड करके देखते हैं तो ऑड है अगर जीरो आता है तो। अब फॉर इवन फंक्शन नोट कर सकते हैं द ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। इवन फंक्शन के लिए ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस रहेंगे, और ऑड फंक्शंस के लिए जो ग्राफ्स हैं दे आर सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन से अगर हम लेफ्ट में एक्स के यूनिट जाते हैं और लेफ्ट में के यूनिट जाते हैं तो जो वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, वही चीज मुझे नेगेटिव मिलेगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिन से के यूनिट दूर जाने पर जो वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस मिलेगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलेगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होगी सेम टू सेम हमारी थर्ड क्वाड्रेंट में होगी विद नेगेटिविटी, है ना। और ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट में जो होगा वो फोर्थ में होगा। तो जो फर्स्ट में है वो थर्ड में होगा, जो सेकंड में है वो फोर्थ में होगा। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन आता है रिप्रेजेंट एफ एक्स एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। हमसे कहा जाएगा रिप्रेजेंट एफ एक्स एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। हम किसी भी फंक्शन को एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन लिख सकते हैं। उसका तरीका है कि भाई हम एफ एक्स को लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू एंड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स बाई टू। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं इसको जी एक्स मान लेता हूं तो g ऑफ माइनस एक्स विल बिकम एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स बाई टू। सेम आएगा क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। और अगर हम इसको एच एक्स मान लेते हैं दूसरे हिस्से को तो एच ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स बाई टू, यानी माइनस का अंतर आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं एनी फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ये इवन पार्ट कहलाएगा उसका, ये ऑड पार्ट कहलाएगा, है ना। जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो एफ एक्स ही आएगा, तो ओपन नहीं करना है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। इट इज इवन पार्ट, इट इज ऑड पार्ट। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड एक्सटेंशन ऑफ एफ एक्स find extension of fx as even function। फर्स्ट पार्ट ये है, एंड एज ऑड फंक्शन सेकेंड पार्ट ये है। ठीक है, तो अब हमें ये fx मिला है, लेकिन fx मिला है सिर्फ पॉजिटिव साइड पे, तो हम f ऑफ माइनस एक्स निकाल लेंगे। ठीक है, ध्यान रखना जब भी हम इसमें कुछ भी चेंज करेंगे, जब भी हम x में कोई भी चेंज करते हैं तो ये चेंज सिर्फ और सिर्फ इसमें हाईलाइट होगा, फंक्शन में हाईलाइट होगा, डोमेन में हाईलाइट नहीं होगा। whenever we do any change in x it will be highlighted everywhere। जब भी हम fx में कोई चेंज करेंगे तो वो पूरे के पूरे फंक्शन में हाईलाइट होगा। ठीक है, तो पूरे फंक्शन में हाईलाइट होगा इंक्लूडिंग डोमेन। तो जब मैंने एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा तो ये बन गया माइनस एक्स क्यूब साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई। ठीक है, तो whenever we do any change in x it will be highlighted everywhere।
तो यहां से एफ ऑफ माइनस एक्स मेरा आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस 3, और क्योंकि माइनस एडजस्ट करेंगे तो x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई टू 0। ठीक, तो ये हमारा आ गया कि भाई अगर हम कभी भी एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ 2x निकालेंगे, एफ ऑफ x बाय 2 निकालेंगे, यानी इसकी जगह जब भी चेंज करेंगे तो इट विल बी चेंज एवरीवेयर। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास एफ ऑफ माइनस एक्स आ गया। अब अकॉर्डिंग टू इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी हमने एफ एक्स का एक हिस्सा लिखा हुआ है, अब हम इस हिस्से को एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के लिए हमने क्या किया, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एफ एक्स का जो दूसरा हिस्सा होगा डेट इज गिवन बाय एफ ऑफ माइनस एक्स। तो ये हमने अपने फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया है। नाउ दिस फंक्शन इज एक्सटेंडेड फंक्शन। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, हमने इस फंक्शन को बढ़ा दिया है ना। बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, एफ एक्स जो ऑलरेडी गिवन था उसमें एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, और क्योंकि इवन फंक्शन के लिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है, तो वहां पे हमने एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आती है कि अगर मुझे, जब हम ऑड एक्सटेंशन की बात करेंगे तो ऑड एक्सटेंशन में एफ एक्स होता है माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। जब हम किसी भी फंक्शन के बाहर इधर कुछ भी चेंज करते हैं तो वो सिर्फ रेंज के अंदर ही हाईलाइट होगा। अगर अंदर चेंज करते हैं तो सब जगह हाईलाइट होगा, लेकिन अगर बाहर चेंज करते हैं तो सिर्फ रेंज के अंदर हाईलाइट होगा। जब हम माइनस करेंगे तो ये एक्स क्यूब आएगा, ये माइनस बन जाएगा साइन एक्स, ये बन जाएगा कॉस एक्स, ये बन जाएगा माइनस 3। जब हम x में कुछ भी चेंज करेंगे तो डेट विल बी हाईलाइटेड एवरीवेयर, लेकिन जब हम fx में कुछ भी चेंज करेंगे तो डेट विल बी हाईलाइटेड ओनली इन दी रेंज। ठीक है, बाकी हम ऑड इवन फंक्शन के आपको क्वेश्चंस देंगे, उससे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है और वो फिर हम डिस्कस करेंगे ना। इसमें कुछ इन्वर्स के फॉर्मूले हैं जो मैं चाहूँगा आप याद कर लें। एक रिलेटेड है माइनस के साथ। ठीक, जब हम डिटेल में इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, तब मैं आपको इसके प्रूफ वगैरह भी बताऊंगा। तो ये हमारा आ गया माइनस का साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एंड tan इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस tan इनवर्स एक्स। अब हमारा आता है रिलेटिवली 90 वाला, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाय 2, tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स भी पाई बाय 2, सीकेंट इनवर्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स भी पाई बाय 2। ये हो गए रिलेटेड विद 90 डिग्री एंगल्स। एक हमारा आता है रिलेटेड विद रेसिप्रोकल। देखो साइन इनवर्स एक्स इज कोसिकेंट इनवर्स 1/x। ठीक है, डिफरेंट सी बात है, x कैनॉट बी 0। कॉस इनवर्स x इज सीकेंट इनवर्स 1/x, x कैनॉट बी 0। लेकिन जब हम tan इनवर्स का देखेंगे तो tan इनवर्स के दो आएंगे। tan इनवर्स इज cot इनवर्स 1/x when x is positive and it is minus pi plus cot inverse 1/x when x is negative। तो ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज हैं माइनस को डील करते हुए। सम 90 डिग्री साइन प्लस कॉस, tan प्लस कॉट, सीकेंट प्लस कोसीकेंट, है ना। और ये है रेसिप्रोकल से रिलेटेड, है ना। अब इसमें ध्यान रखना है सभी फॉर्मूलाज के अंदर कि जितने भी फॉर्मूलाज हम पढ़ रहे हैं ये सब विद इन दी डोमेन, जो हमने डोमेन याद किए उसके अंदर लगेंगे, उसके अलावा नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। एक बार नोट करिए आप सब लोग इसको।
अब मैं आपको कुछ मेथड सिखा रहा हूँ, है ना। अभी मैंने क्लास में डोमेन तो आपको पढ़ा दी है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वन वन मैनी वन के मेथड, है ना। फिर मैं रेंज के क्वेश्चंस करवाऊंगा, और फिर रेंज के क्वेश्चंस करवाने के बाद फिर हम आगे ऑन टू इन टू सब कर पाएंगे। वन वन मैनी वन के मेथड्स हो गए, तो वन वन और मैनी वन, ये पता लगाने के मेथड्स हमें चाहिए। तो वन वन और मैनी वन में हमें ध्यान रखना है कि जो भी वन वन फंक्शन होता है, इसके लिए एक एक्स के लिए एक वाई होता है, दूसरे एक्स के लिए कोई दूसरा वाई होता है। तो इसलिए हमने पहला मेथड किया था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में मैंने आपको बताया था कि हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है फंक्शन का, और फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमने लाइंस खींचनी है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर कोई भी लाइन एक से ज्यादा जगह पर नहीं काटती है, इफ नो लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, देन इट इज वन वन फंक्शन। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने log x का ग्राफ बनाया, है ना। मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बना देता हूं, और एक हमने बना दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो सारे ग्राफ मैंने ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं, उनमें से आप रेफर कर सकते हैं। तो हमने सभी ग्राफ बना दिए। अब नाउ वी आर स्केचिंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, हम देखेंगे भी कोई भी लाइन फर्स्ट ग्राफ में ऐसी नहीं है जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर काट रही है। सेकंड में देखें तो कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह पर काट रही है। लेकिन तीसरे में देखें तो देयर आर लाइंस विच आर कटिंग द ग्राफ एट 2 पॉइंट्स, है ना। देख सकते हैं जैसे इसमें x को 1 डालेंगे तो 1 आएगा, x को -1 डालेंगे तो भी 1 आएगा, यानी कि डिफरेंट x के लिए सेम y आ रहा है। अगर डिफरेंट x के लिए सेम y आ रहा है देन इट इज मैनी वन फंक्शन। तो ये सारी हम देख सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको कवर किया हुआ है। सेकेंड आता है डेरिवेटिव मेथड। तो डेरिवेटिव मेथड हम लगा सकते हैं, तो आपको सभी डेरिवेटिव्स याद होने चाहिए। मैं लिस्ट बना देता हूं एक बार डेरिवेटिव्स की। हमारे पास फंक्शन है और ये उसके डेरिवेटिव्स हैं। फंक्शन हमारे पास है a रेज टू पावर x, तो इसका डेरिवेटिव है a रेज टू पावर x log a। हमारे पास फंक्शन है log x ln बेस e वाला, तो इसका डेरिवेटिव है 1/x। हमारे पास फंक्शन है x रेज टू पावर n, इसका डेरिवेटिव है n x रेज टू पावर n माइनस 1। e की पावर x, क्योंकि इसी का एग्जांपल है, e की पावर x में बेस e हो गया है तो log e बिकम्स 1, तो उसको हम डायरेक्टली याद रख लेते हैं। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। ठीक है, फिर हमें पता है sin x का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, एंड cot का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर x। ठीक है, ये जरा नोट करिए आप लोग। तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट हमारा होता है सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स, और होता है कोसीकेंट एक्स, उसका होता है कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स विद माइनस साइन। अब मेरे पास आता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सीकेंड इनवर्स का होता है 1/√x² - 1 और कोसीकेंड इनवर्स का होता है -1/mod x√x² - 1। ठीक है, एक बार इसको भी नोट करिए सब लोग। ठीक है, तो जहां पर भी डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी हमें डेरिवेटिव याद होने चाहिए। ठीक है, काफी जगह पे हम थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे, बट बेसिकली अभी डेरिवेटिव हम पूरी तरह से यूज में नहीं लाएंगे, पार्शियली यूज करेंगे, बहुत हल्का फुल्का यूज करेंगे। देखिए, अब डेरिवेटिव मेथड में क्या होता है कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी फंक्शन इस तरीके से बढ़ रहा है या इस तरीके से बढ़ रहा है, तो फर्स्ट डेफिनेशन के हिसाब से इट इज 1 1। तो इस समय डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड इस समय डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव। तो हम कहेंगे भाई अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, नोट इट डाउन, इफ डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव और इफ डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव और डेरिवेटिव इज ऑलवेज नेगेटिव, देन द फंक्शन इज 1 1 फंक्शन। अगर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव होता है तो हमारा फंक्शन 1 1 फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है कि भाई अगर हमारा डेरिवेटिव, इस सिचुएशन को अगर हम देखें तो देखिए जहां ये टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, तो यहां पर डेरिवेटिव 0 भी होगा। लेकिन ये डिस्क्रीट नंबर्स के लिए 0 है। तो हम अपनी थ्योरी में याद रखेंगे, इफ डेरिवेटिव इज 0 फॉर डिस्क्रीट नंबर्स, if derivative is 0 for discrete numbers, then also the function is taken as 1 1 function, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो fx मैंने लिया x प्लस साइन एक्स, ये मेरा फंक्शन है। अब मैंने पता लगाने के लिए कि ये 1 1 है या मैनी 1 है, क्योंकि इसका ग्राफ तो मैंने याद नहीं किया हुआ है, तो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वी आर गेटिंग 1 प्लस कॉस एक्स। अब जब जब कॉस एक्स माइनस 1 होगा तब तब डेरिवेटिव 0 आएगा। अब अगर कॉस एक्स माइनस 1 है तो मेरा डेरिवेटिव आ रहा है 0। अब डेरिवेटिव 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैं इसको 1 1 बोलूं या नहीं बोलूं, क्योंकि उसके अलावा तो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो हमने यहाँ पर अपना थ्योरी थोड़ा सा बढ़ाया अच्छे से क्लैरिटी के साथ कि अगर डेरिवेटिव 0 भी आते काउंटेबल नंबर पे, देखो डिस्क्रीट नंबर पे, क्योंकि कॉस होगा -1 पाई पर, कॉस होगा -1 3 पाई पे, कॉस होगा -1 माइनस पाई पे, तो कॉस माइनस होगा -पाई, पाई, 3 पाई, है ना। इस तरह के नंबर्स पे कॉस माइनस होगा। तो अगर वहां पर कॉस माइनस होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, -1 होगा, तो उसकी वजह से ये डिस्क्रीट नंबर्स पर डेरिवेटिव 0 मिल रहा है। तो अगर डिस्क्रीट नंबर्स पर डेरिवेटिव 0 मिल रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टिल उसको 1 1 फंक्शन कहेंगे, है ना। इसी के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है, ये सब ग्राफ वगैरह आपको सब याद रखने हैं, ठीक है। अब मान लो फंक्शन आ जाता है ऐसा, तो हम देखेंगे डेरिवेटिव इज पॉजिटिव हियर एंड हियर, बट डेरिवेटिव इज 0 इन दिस इंटरवल, यहां से लेकर यहां तक डेरिवेटिव 0 है। तो यहां पर डेरिवेटिव 0 एक पर्टिकुलर नंबर पर नहीं है, एक इंटरवल में। तो अगर इंटरवल में है तो अगर हम अपनी डेफिनेशन के हिसाब से जाते हैं, फर्स्ट मेथड के हिसाब से जाते हैं, तो इट इज मैनी 1। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर
अब इस मेथड में आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल fx हम 10x ले रहे हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम 10x का ग्राफ देखते हैं तो 10x तो मेनी वन फंक्शन है। तो अभी हमने जो थ्योरी की है उसके हिसाब से तो हमने बोला कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमेशा 1 1 होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्लैरिटी दे रहे हैं कि दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। अच्छा, एक और एग्जांपल है fx 1/x। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1/x²। अब इसका ग्राफ होता है ऐसा, तो इट इज 1 1 और डेरिवेटिव इज हमेशा नेगेटिव। अब यहाँ पर डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव आ रहा है और ये 1 1 है, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है तो मेनी वन है। दोनों डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है। यहाँ पर हमारा आंसर मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आंसर जरूरी नहीं कि मैच करे, इसलिए डेंजरस है कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अगर होगा तो ही हम इस मेथड को लगाएंगे, नहीं तो हम ग्राफिकल अप्रोच लगाकर चलेंगे, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया। ठीक है, अब इसके अलावा अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि गिने चुने डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जहां पर भी ग्राफ ब्रेक होता है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल है, सिग्नम है, tan, cot, secant, cosecant, 1/x, इन सब में ध्यान रखना है। बाकी जो फंक्शंस है उस पर ध्यान नहीं रखना। तो इसलिए टेबल जो हमने बनाया है शुरू में फंक्शंस का और कुछ उनकी प्रॉपर्टीज का, वो हमारे सबसे काम की चीज है, तो उसको हमेशा ध्यान से लेकर चलना है। अब यहां पर एक मेथड आता है, इस तीसरे मेथड को बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, ठीक है। अब अलजेब्रिक मेथड में हम लोग कहते हैं, पहले थ्योरी लिख लेनी है फिर एग्जांपल के थ्रू कहूंगा कि भी मान लेते हैं कि फंक्शन मेनी वन है ना। हमने एज्यूम किया कि फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। अब क्योंकि फंक्शन मेनी वन है तो x1 नॉट इक्वल टू x2 पर वो सेम आंसर देगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक चीज आएगी x1 माइनस x2 हमेशा, और एक चीज आएगी सम फंक्शन ऑफ x1 x2। तो ये तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एज्यूम्ड है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। इफ इट इज 0 फॉर different x, then we will take it as many one function। अब जैसे मैंने थ्योरेटिकली आपको बताया है, तो ये आपको इतना समय नहीं आएगा, ये नोट करना है। मैं आपको एग्जांपल लूंगा, उससे समझाऊंगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि हमने एक फंक्शन लिया 3x² + x + 7। अब हम जानना चाहते हैं कि भाई ये फंक्शन 1 1 है या ये फंक्शन मेनी वन है। अब अगर हम जानना चाहते हैं कि भाई ये फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो हमने बात की थी x1 इज नॉट इक्वल टू x2, तो हमारा आ जाएगा 3x1² + x1 + 7 इज इक्वल टू 3x2² + x2 + 7। ठीक है, अब यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो डॉटेड लाइंस थी वो सिंप्लीफाई करना था, इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। इन दोनों को क्लब कर सकते हैं। तो अलजेब्रिक मेथड में बेसिक अलजेब्रिक फंक्शंस में ज्यादा काम आता है। ज्यादातर मेथड हम फर्स्ट मेथड यानी ग्राफिकल अप्रोच या फिर डेरिवेटिव मेथड से ही करते हैं। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये आएगा x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2, ये मिल गया हमें। यहां पे हमने देखा कि भाई हमारे पास अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 3x1 प्लस 3x2 प्लस 1। जैसे हमने बात की थी भाई x1 तो x2 के बराबर नहीं मानेंगे, तो इसको तो रिजेक्ट कर दिया हमने। अगर ये चीज हम शो कर देते हैं दो डिफरेंट x के लिए सेम वैल्यू दे रहे हैं, इफ इट इज ट्रू फॉर टू डिफरेंट x, 0 दे दे, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई x1 एज्यूम कर लेंगे। मान लो मैंने x1 इसमें 0 रखा, तो x2 इज कमिंग -1/3, यानी दो डिफरेंट x के लिए मुझे मिल रहा है
सेम आंसर। अगर दो डिफरेंट एक्स के लिए मुझे सेम आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस फंक्शन इज मेनी वन। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको ध्यान रखना है कि बाई चांस आपने जीरो पुट किया और जीरो ही आ गया तो आप वन वन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आप जब तक 100% श्योर नहीं है कि ये किसी भी सेट ऑफ डिफरेंट एक्स के लिए जीरो हो रहा है तब तक आप वन वन नहीं बोलेंगे। तो ये मेथड हमें ध्यान रखना है कि ज़्यादातर हम इक्का दुक्का क्वेश्चन में ही लगाएंगे, बेसिकली डेरिवेटिव मेथड या ग्राफिकल मेथड का ही इस्तेमाल करेंगे वन वन फंक्शंस के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ थ्योरी कवर करवा दी है, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। नाउ आई एम इंटरेस्टेड कि भी मैं आपको कवर करवाऊंगा रेंज के क्वेश्चन, है ना। मैंने आपको डोमेन के क्वेश्चंस पिछले वीडियो में दिए हैं, अब मैं रेंज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि भी इट इज ऑलवेज लर्निंग प्रोसेस। रेंज जो होता है एक दिन की बात नहीं है, ये तो रेगुलर हमें लर्न करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि भी जो रेंज के क्वेश्चंस होंगे, है ना, उसके अंदर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी सेट दायरा नहीं होता। तब भी मैंने कैटेगराइज करने की कोशिश की है। ठीक है, डोमेन में तो सेट दायरा है, आपको सभी कंडीशंस को लिखना है। लिखने से पहले आपको याद होनी चाहिए, यानी पहले आपको याद करनी है स्टैंडर्ड कंडीशंस, फिर आपको क्वेश्चन बेसिस पे सभी स्टैंडर्ड कंडीशंस को लिखना है। लिखने के बाद आपको एक एक करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, डीलिंग विद इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने शेयर किया है, उससे आपको करना है। अब रेंज में हम ज़्यादातर, मैं इसमें एक बेसिक सी चीज़ बताता हूँ कि मैं उसका नाम देता हूँ तिनके का सहारा। मजाक में समझाने के लिए मैंने एक चीज डायलॉग इस्तेमाल किया है, तिनके का सहारा, है ना। जैसे हमने कहावत सुनी हुई है, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी है। तो वैसे ही मैक्सिमम क्वेश्चन में, मतलब अगर हम ध्यान देंगे 70 to 80% क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि हमें ऐसा कोई फंक्शन मिलता है जिसकी रेंज ऑलरेडी हमें पता है। जैसे हमें ऐसा कोई फंक्शन मिलता है जिसकी रेंज ऑलरेडी हमें पता है ना, हम उसकी रेंज को पकड़ लेंगे और फिर बेसिक कैलकुलेशंस करते हुए इनइक्वालिटी के हम y तक पहुंचेंगे। तो इसको हमने आपस में डिस्कशन के लिए नाम दे दिया तिनके का सहारा। अब जैसे हम क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन करेंगे। मान लो कि मुझको कोई कहता है इसकी रेंज बताओ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, भाई हमें साइन एक्स की तो पता है। तो हमने कहा सर साइन एक्स की रेंज तो होती है -1 to 1, तो 3 साइन एक्स की क्या हो जाएगी, 3 साइन एक्स की हो जाएगी -3 से 3, तो 3 साइन एक्स प्लस 7 की क्या हो जाएगी, दैट विल बी 4 to 10। तो हमने क्या किया, एक तिनका पकड़ा, उसका सहारा लिया, उसका सहारा लेते लेते हम y तक पहुंच गए, है ना। तो हमें ऐसा कोई फंक्शन चाहिए जिसका रेंज ऑलरेडी हमको पता है और उसकी रेंज का इस्तेमाल करके हम प्रोसीड करेंगे फर्दर, है ना। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ध्यान रखने की बात है कि कुछ क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा। वो कैलकुलेशंस के स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप स्टेप्स को ध्यान में नहीं रख रहे, है ना। जैसे ये एक मैंने क्वेश्चन लिया, कि मैंने कहा भाई 2/5 साइन एक्स प्लस 4 इसकी रेंज निकालनी है। तो हमें पता है भाई तिनका तो मेरा साइन एक्स है, तो हमने लिया साइन एक्स -1 to 1। तो हमने कहा सर 5 साइन एक्स हो जाएगा -5 to 5। अब 5 साइन एक्स प्लस 4 हो जाएगा -1 to 9। अब हमें रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल का डायलॉग याद करना है अपने को, हर चीज का डायलॉग है वो याद रखना है, तभी आपके बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। अब इसका पहला आपका डायलॉग है जो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं बता रहा हूं कि अगर पॉजिटिव टेक रेसिप्रोकल चेंज इनइक्वालिटी, अगर नेगेटिव
टेक रेसिप्रोकल चेंज इनइक्वालिटी। रेसिप्रोकल का डायलॉग है, अगर पॉजिटिव है रेसिप्रोकल लो इनइक्वालिटी चेंज कर दो, अगर नेगेटिव है रेसिप्रोकल लो इनइक्वालिटी चेंज कर दो। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, जैसे मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिया -1 से 9, तो हमने ध्यान रखना है पॉजिटिव वाले इंटरवल को अलग करना है, नेगेटिव वाले इंटरवल को अलग करना है। तो हम डायलॉग याद रखेंगे रेसिप्रोकल का, अगर पॉजिटिव टेक रेसिप्रोकल चेंज इनइक्वालिटी, अगर नेगेटिव टेक रेसिप्रोकल चेंज इनइक्वालिटी। लेकिन अगर दोनों आ गए, नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गए, तो ब्रेक दी इंटरवल। तो हम इस क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करने के लिए इसको ब्रेक कर देंगे। तो मेरे पास आ जाएगा 5 sin x + 4 -1 to 0 एंड 5 sin x + 4 0 to 9। ठीक है, अब हमने रेसिप्रोकल लिया, तो 1/5 sin x + 4। अब इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 है, इधर ही आ जाएगा। अब यहां ध्यान रखना, 0 से छोटा नंबर है, 0 से छोटे नंबर का मतलब हल्का सा नेगेटिव नंबर हो गया, बहुत ही छोटा नंबर इस तरीके का। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बी अ वेरी बिग नंबर बट विद माइनस साइन, तो इट विल बी -∞। यहां पर अगर हम देखेंगे 1/5 sin x + 4 लेंगे, तो यहां 9 है, 9 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/9, और यहां 0 है, एग्जैक्टली 0 का रेसिप्रोकल तो डिफाइंड नहीं है। इस समय ये 0 से हल्के से बड़े नंबर को बोलेंगे हम ऐसे। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इट विल बिकम ∞। ठीक, तो अगर पॉजिटिव टेक रेसिप्रोकल चेंज साइन, इफ नेगेटिव टेक रेसिप्रोकल चेंज साइन। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तो पहले नेगेटिव और पॉजिटिव अलग करेंगे, फिर वही डायलॉग लग जाएगा। अब यहां पे मुझे अल्टीमेटली क्वेश्चन के हिसाब से 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज 0, तो मेरा रेंज आ गया -∞ से -2 यूनियन 2/9 से ∞, है ना। तो ये मेरा डायलॉग हो गया रिलेटेड विद रेसिप्रोकल। ठीक है, हर क्वेश्चन अलग है, कंसेप्ट लिमिटेड है, आपने थोड़े से ध्यान से कंसेप्ट्स को समझना है और कंसेप्ट्स को समझकर फर्दर प्रोसीड करना है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये सब बहुत ही ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब हमें रेंज निकालनी है इसकी, है ना। अभी हमें ध्यान रखना है हम डेरिवेटिव को मिनिमम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो इसलिए जो मेथड हमारे रहेंगे वो डेरिवेटिव बेस्ड ना होकर बिना डेरिवेटिव के रहेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डेरिवेटिव यूज करना सिखाएंगे, ठीक है, बट डेरिवेटिव एक प्रॉपर मेथड है जिसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में करेंगे। तो आप जो भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे शीट में, होमवर्क में, आपको ध्यान रखना है यू शुड फर्स्ट सी कि बिना डेरिवेटिव के ये कैसे होगा। डिफरेंट चीजें हमने जो सीखी हैं, जो हम सिखा रहे हैं उसके हिसाब से। अब देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये भी एक वेरिएबल है और ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, कभी भी हम 2 तिनके को लेकर नहीं तैर सकते। अगर एक तिनका इधर चला गया, एक तिनका उधर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो तिनके का सहारा में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भाई एक ही तिनका होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो वी आर हैविंग 2 टर्म्स वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा हुआ है, मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये हम 11 के शुरू में ही आपको सिखाना शुरू कर देते हैं, मेकिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो अपने अपने टीचर का अलग तरीका रहेगा, मेरा तरीका है भाई जिसमें क्वाड्रेटिक है वो लिख लो ना। बोलेंगे जिसमें क्वाड्रेटिक है वो लिखना है, फिर सिंगल पावर के मल्टीपल का आधा लिखना है, हाफ। जिसमें क्वाड्रेटिक है वो लिखा, सिंगल पावर के मल्टीपल का आधा हाफ लिखा, प्लस है तो प्लस हाफ आएगा, माइनस है तो माइनस हाफ रहेगा। लगा देंगे इसका स्क्वायर। जिसमें क्वाड्रेटिक है वो लिखा, सिंगल पावर के मल्टीपल का आधा लिखा, और फिर लगा दिया स्क्वायर। और स्क्वायर लगाने के बाद हम माइनस करेंगे जो यहां कांस्टेंट दिया होगा उसका स्क्वायर। अब यहां पे अगर पॉजिटिव आएगा तो स्क्वायर पॉजिटिव ही था तो भी माइनस लगेगा,
यहां नेगेटिव आया होगा तो भी स्क्वायर पॉजिटिव था, तो यहां पर माइनस ही हमेशा रहता है। इसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, जिसमें क्वाड्रेटिक है वो लिखेंगे, सिंगल पावर के मल्टीपल का आधा लिखेंगे, जो आधा लिखा है उसके स्क्वायर को करेंगे अल्टीमेटली माइनस, है ना। आपको 2-3 बार ये वीडियो देखना होगा, 3 से 4 बार आपको ये सब कैलकुलेशंस करनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आप लोगों को, ठीक है। एक बार नोट करिए, तो देखता हूँ वीडियो बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो अब यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के बाद हमारा आ गया 3 cos x प्लस 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/12 माइनस 2। तो माइनस 1/12 माइनस 2 ये हमें दे देगा माइनस 25/12। ठीक, तो ये होता है कंप्लीटिंग दी स्क्वायर। यहां तक आप देखिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। जो 12th के चैप्टर्स है, दीज आर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस डिस्कशन। जितने अच्छे से आप क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उसके बेहतरीन सॉल्यूशंस हमसे डिस्कस करेंगे, उतना ही आपको समझ आएगा कि कितना मजेदार पोर्शन हमारा है 12th, है ना। अब हमारा 3 का मिल गया कॉस, तो हम कॉस को पकड़ेंगे। कॉस है -1 से 1, तो कॉस एक्स प्लस 1/6 आ जाएगा -5/6 से 7/6, है ना। अब मेरा एक और डायलॉग आएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पे स्क्वायर करना है, ठीक है। अब स्क्वायर जब हमें करना है तो स्क्वायर में हमें ध्यान रखना होता है डायलॉग, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऊपर लिख रहा हूं, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव तो डू स्क्वेयरिंग नो चेंज। ध्यान रखना है, क्या डायलॉग है, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव डू स्क्वेयरिंग नो चेंज। तो 1 से 25 आ गया, अगर दोनों तरफ नेगेटिव डू स्क्वेयरिंग चेंज दी इनइक्वालिटी। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव होगा, स्क्वेयरिंग करनी है, इनइक्वालिटी सेम रखना है। लेकिन अगर दोनों तरफ नेगेटिव होगा तो स्क्वेयरिंग करनी है और इनइक्वालिटी को चेंज करना है। लिखो, इफ वन साइड पॉजिटिव एंड वन साइड नेगेटिव, if one side positive and one side negative, do squaring, take one side 0। अब देखो क्या होगा, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव बन जाएगा, बट बीच में जो 0 आएगा उसका स्क्वायर होगा 0, तो 0 आ गया। एंड ऑन द राइट साइड बिगर वन, जैसे -7 है, -7 का स्क्वायर हो गया 49 और 3 का स्क्वायर है 9, तो यहां पे आ गया बिगर वन 49। तो हम ऐसे डायलॉग बोलेंगे, अगर दोनों तरफ पॉजिटिव डू स्क्वेयरिंग नो चेंज, अगर दोनों तरफ नेगेटिव डू स्क्वेयरिंग चेंज दी इनइक्वालिटी। लेकिन अगर एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, डू स्क्वेयरिंग टेक 0 ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड बिगर वन ऑन राइट हैंड साइड। जो बड़ा है -7 और 3 में से बड़ा है इसका स्क्वायर, है ना। अगर बाई चांस ये होता, और मुझे स्क्वायर निकालना है, तो -2 का स्क्वायर है 4, 5 का स्क्वायर है 25, तो यहां पे मैं लिखूंगा 25 और यहां पर मैं लिखूंगा 0, ठीक है। तो ये डायलॉग है। अब हमने कैलकुलेशन सीखनी है डिफरेंट क्वेश्चंस के थ्रू। दिस चैप्टर इज इंटेलेक्चुअल एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन बेस्ड है। अब हम देखेंगे cos x प्लस 1/6 है, तो cos x प्लस 1/6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो -5/6 से 7/6 है, तो एक तरफ तो आएगा 0
और एक तरफ आएगा दोनों में से बड़ा, इसका और इसका स्क्वायर देखें तो इसका स्क्वायर बड़ा आएगा। ठीक, देखिए यहां तक एक बार चेक करिए। ठीक है, हर स्टेप बहुत अच्छे से आपको सीखना है। ठीक है, अब हम यहां पर करेंगे ट्रिपल। जब ट्रिपल करेंगे तो आएगा 0 से लेकर 49/12 और लास्ट में हम कर देंगे 25/12 माइनस। ठीक, तो ये बिना डेरिवेटिव के हम बात कर रहे हैं कि कैसे बिना डेरिवेटिव के हम काम चलाएंगे। और फंक्शन चैप्टर में हमें थोड़ा इंटेलेक्चुअली चीजें सीखनी है। तो दिस इज दी रेंज। ठीक है, तो एक बार देखिए क्वेश्चन रेंज के जो है, मैं फर्दर और क्वेश्चंस आपको रेंज के कराऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम देख सकते हैं जो इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो क्वेश्चंस तो अनगिनत है जैसे बताया। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे पास आ गया रेंज 3 sin x प्लस कॉस x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई साइन और कॉस दोनों जो है वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था a cos थीटा प्लस b sin थीटा। a cos थीटा प्लस b sin थीटा हमने पढ़ा था माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमने पढ़ा था माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहां से हिसाब से हमारा 3 का हो गया ये। और हम 2 ऐड ऑन कर देंगे। तो 2 ऐड ऑन करने से हमारा क्या हुआ, मेरी रेंज आ गई 2 माइनस रूट 10 से 2 प्लस रूट 10। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया हमारा, जिसका नाम मैंने आपको समझाने के लिए रखा तिनके का सहारा। तो जब भी रेंज के क्वेश्चन देखेंगे तो हम सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि भाई कहीं ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं है जिसकी रेंज ऑलरेडी हमने निकालनी सीखी हुई है। तो पहले उसकी रेंज निकालेंगे, या याद होगी तो याद की हुई लगाएंगे, और फिर हम इस मेथड के साथ आंसर तक प्रोसीड करेंगे। अब जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन हम लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब यहां पर देखेंगे साइन इनवर्स एक्स वेरिएबल है, कॉस इनवर्स भी वेरिएबल है, टेन इनवर्स भी वेरिएबल है, तीनों के तीनों वेरिएबल है। अब 3 का तो 1 चाहिए, जबकि यहां पर हमारे पास 3 के हैं 3, तो ये प्रॉब्लम हो गई। तो हम देखेंगे यार, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स π/2, तो यहाँ पे हम π/2 रख देंगे और टेन इनवर्स को पकड़ेंगे। अब टेन इनवर्स की रेंज हमने पढ़ी हुई है, इट इज फ्रॉम माइनस π/2 टू π/2। अब कई बच्चे क्या करेंगे, टेन इनवर्स की रेंज लेंगे माइनस π/2 टू π/2 और उसमें π/2 ऐड करके आंसर दे देंगे। अब इस मेथड में प्रॉब्लम ये आएगी आपकी कि भाई इस मेथड में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। इस मेथड में एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि भाई जब आपने साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स को π/2 रखा, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स की डोमेन है -1 to 1। तो अगर डोमेन ही -1 to 1 है तो टेन इनवर्स पूरा आंसर तो दे नहीं पाएगा। तो अगर मैंने -π/2 टू π/2 लेकर सॉल्व कर लिया तो मेरा आंसर गलत आएगा। तो हमें लिखना चाहिए इसका, इट शुड बी फ्रॉम -π/4 टू π/4, क्योंकि 1 होता है π/4 पर और -1 भी होता है -π/4 पर। अब अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरा तिनके का सहारा कंसेप्ट भी लग गया और मेरा आंसर भी सही आ जाएगा। तो ऐसे अनगिनत क्वेश्चंस हैं जो हम इस कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 है ना, मेथड कहें या क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चंस कह सकते हैं हम लोग, दोनों में से किसी भी एक चीज को नाम ले सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन अगर क्वेश्चन की करते हैं तो एक आता है रिप्रेजेंट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक्स को वाई के टर्म्स में लिखते हैं, एंड फाइंड
y for which x is real and finite। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x को y के टर्म्स में लिखेंगे और फिर उन y को ढूंढेंगे जिसकी वजह से x रियल एंड फाइनाइट है। तो अब जैसे हमने देखा कि एक क्वेश्चन आया ये, अब मैं इसकी रेंज निकालना चाहता हूं, तो इस रेंज को निकालने के लिए मैंने सोचा यार क्या मेथड लगाऊं, तो मैं ये सेकंड मेथड भी लगा सकता हूं। देखो कैसे, ये हमने लिखा एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। हमने x को y के टर्म्स में लिखना है, तो x के टर्म्स इकट्ठे करेंगे, तो मेरे पास x आ जाएगा 4 माइनस 2y अपॉन y माइनस 3। अब हम कहेंगे यार x रियल होना चाहिए, तो रियल को तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड x शुड बी फाइनाइट। फाइनाइट होने के लिए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0, तो y कैन नॉट बी 3। तो हम कहेंगे भाई y 3 नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके क्वेश्चन की रेंज आ गई r एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब हमने 11th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, एक था क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, सॉरी क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, एक था सिंपल क्वाड्रेटिक, एक था लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे क्वेश्चंस हमने पढ़े थे। ठीक है, अब इसकी रेंज निकालने के लिए हमने क्या किया था, हमने कहा था भाई पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो अब हमें ये क्वाड्रेटिक मिल जाएगी। है ना, और फिर हमने कहा था भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा देना, है ना, हमने ऐसे थोड़ा याद करवाया होगा आप लोगों को। तो अब इसमें क्या है कि भाई जब हम ये काम कर रहे हैं तो एक्चुअल हो क्या रहा है कि ये x में क्वाड्रेटिक है, तो मैं लिखता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। मैं लिखता माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। अब मैं चाहता हूं x रियल हो, तो पहली चीज है x रियल होने के लिए और फाइनाइट होने के लिए a कैनॉट बी 0, और अगर a 0 है तो फिर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बनती। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर a 0 नहीं है तो हम ये लगाएंगे d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर a 0 है तो वी विल चेक, हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें इस तरह के तरीके से रेंज निकलेगी। ठीक है, तो इसके भी मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, उसको आपको ट्राई करना है ना। थर्ड है लिमिटेड डोमेन। अब कई क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पर जो डोमेन हमें मिल रही है ना, वो बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब है कि डोमेन में 2 नंबर 3 नंबर ऐसे ही नंबर्स हैं। तो अब होगा क्या कि अगर डोमेन ही लिमिटेड है तो उस लिमिटेड डोमेन पे जो आंसर्स आ रहे हैं उनको हम पुट करके रेंज निकाल देंगे, है ना। अगेन एग्जांपल, मान लो मेरा क्वेश्चन आया साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स प्लस सीकेंड इनवर्स। ठीक है, या इसमें थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं, थोड़ा और अच्छा कर देता हूं, साइन इनवर्स प्लस टेन इनवर्स प्लस सीकेंड इनवर्स। अब पिछले क्वेश्चन में तो मेरे पास क्या था भाई, साइन प्लस टेन को मैंने पाई बाय 2 लिखा और फिर टेन इनवर्स को पकड़ के मैंने रेंज निकाल ली। लेकिन अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सीकेंड इनवर्स का तो कोई आपस में फॉर्मूला ही नहीं है कि एक दूसरे में कन्वर्ट कर दे हम लोग। तो मैंने क्या किया भाई, चेक किया कि भाई कहीं डोमेन तो लिमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने देखा x माइनस 1 to 1 है, इसके लिए x है रियल नंबर और इसके लिए x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या लेस देन इक्वल टू -1।
-1 to 1 ऑल रियल नंबर्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू -1। अब अगर हम देखेंगे तो ये कह रहा है -1 to 1, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो x 1 आएगा और सिर्फ -1 आएगा। यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन हो गया जिसमें डोमेन बहुत ही लिमिटेड नंबर दे रही है, एक या दो नंबर ही डोमेन के अंदर हैं। तो हमने क्या किया, क्योंकि डोमेन लिमिटेड नंबर दे रही है तो हम उसको पुट करके चेक कर लेंगे। x को 1 डालेंगे तो मेरा आएगा साइन इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस सीकेंट इनवर्स 1, है ना। अब साइन उल्टा सोचना है, साइन 1 होता है π/2 पे, tan इनवर्स 1 का होता है tan 1 होता है π/4 पे। अब सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस होता है 1 0 पे, तो सीकेंट भी 1 होगा 0, तो 3π/4 मेरा आंसर आ गया। तो रेंज में एक आंसर तो ये आ गया, है ना। फर्दर हम -1 डालेंगे तो साइन इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, सीकेंट इनवर्स -1। तो साइन इनवर्स -1 होता है -π/2 पर, tan इनवर्स -1 होता है -π/4 पर, सीकेंट अगेन -1 होता है कॉस, कॉस होता है -1 0 पे, तो सीकेंट होगा -1 पाई पे, तो वी आर एबल टू गेट π/4। तो देयर विल बी ओनली 2 नंबर्स जो हमारी इस रेंज के अंदर आएंगे। तो पहला मेथड है तिनके का सहारा। 70-75 क्वेश्चंस में हमने ऐसा कोई फंक्शन ढूंढना है जिसकी रेंज ऑलरेडी हमें निकालनी आती है, उसकी रेंज निकालकर हम फर्दर जो हमारे पास बची हुई चीजें होंगी उसका इस्तेमाल करके y तक पहुंच जाएंगे, है ना। दूसरा मेथड है हमारा x को y के टर्म्स में लिखना। तो जैसे मैंने बताया 11th में भी ऐसे मेथड किए हैं, x को y के टर्म्स में लिखने वाले, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन। और तीसरा हो गया हमारा मेथड ये लिमिटेड डोमेन वाला। तो ऐसे करके हमने 3 मेथड अभी डिस्कस किए, है ना। अब हमें ध्यान रखना है कि रेंज के हर क्वेश्चन को कैटेगराइज नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो कैटेगराइज हम थोड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को बांधा नहीं जा सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमें समझना है।